सत श्री अकाल। अज असी गल करन जा रहे हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ते जिहड़ा कि कई कपल्स और फैमिलीज़ वास्ते बड़ा ही वारिसम और बॉदरसम है। इसका नाम है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नूं असीं आम भाषा विच मिसकैरेज भी कहने आ। और ये मिसकैरेजेस जिहड़े ने ये पेशेंट्स वास्ते बड़े ही वारिसम हुंदे ने कि उन्हां नूं ये लगदा कि साडे नाल ये बार बार क्यों हो रहा है। ईवन इत्थों तक कि उन्होंने ट्रीटिंग डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते कि पेशेंट प्रेगनेंट तो हो रहा है बट प्रेगनेंसी अगे नहीं वध रही। जिहड़े कि 10 to 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज दे एंड अप इन मिसकैरेज। और ये ज़रूरी नहीं हुंदा कि जे एक लेडी दा एक अबॉर्शन हो गया कि वो अगों भी उहदे अबॉर्शन ही होएगा। मोस्ट ऑफ द केसिस दे विच ये देखा जाता है कि अगलियां प्रेगनेंसीज जिहड़ियां ने वो अनइवेंटफुल जांदियां ने एंड पेशेंट नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आती थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ओनली 1% ऑफ द फीमेल्स दे विच जिहड़ी ये प्रॉब्लम है बार बार आती है। सो जदों भी कोई लेडी नूं 3 या 3 तो ज़्यादा वार कंसैक्यूटिवली अबॉर्शनस हुंदे ने, इहो जे पेशेंट नूं असी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की कैटेगरी विच लैके जाने हाँ। एंड इसते बड़े कारण हुंदे ने। सो जदों भी पेशेंट साडे कोल आंदा है तो असी उन्होंने इवैलूएट करते हैं फॉर सर्टन फैक्टर्स। एंड ये जिहड़े फैक्टर्स ने असी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हुंदे हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स एंड दूसरे हुंदे हैं नॉन मॉडिफाइबल बट ट्रीटेबल फैक्टर्स। सो जिहड़े मॉडिफाइबल फैक्टर्स ने उहदे विच्चों सारे नालों जिहड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैगा वो हैगा लेडी दा वेट। सो ये जिहड़ा कि है सानू देखना चाहिए है कि जिहड़ा लेडी दा ऑप्टिमम वेट हैगा या नहीं। जिहड़ा ऑप्टिमम वेट असी मानते हैं BMI 19 तो 25 तक। और जिहड़ियां फीमेल्स दा BMI 19 तो घट हुंदा है यानी कि अंडरवेट हुंदियां या 25 तो ज़्यादा हुंदा है दैट विच इज़ ओवरवेट, इन्हां दे विच अबॉर्शनस होने दे चांसिस ज़्यादा हुंदे ने। सो सानू चाहिए है कि अपने पेशेंट्स नूं एडवाइस करिए टू मेनटेन एन ऑप्टिमम वेट फॉर अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी आउटकम। दूसरा जिहड़ा मॉडिफाइबल फैक्टर वो है कि एक्सेसिव एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ लाइक मैरिजुआना, हैश, ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये प्रेगनेंसी लॉसेस करदियां ने। तीसरा हैगा फीमेल दी एज। ये वेख्या गया है कि जिहड़ी एज दे नाल नाल जिहड़ी कि एग दी क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एंड काफ़ी प्रेगनेंसीज़ जिहड़ियां ने कि काफ़ी प्रेगनेंसीज़ दे विच मिसकैरेज होने का डर रहिंदा हैगा। सो सानू यंग फीमेल्स नूं ये एडवाइस देनी चाहिए है कि वो अपना जिहड़ा कि बच्चा है वो 35 दी एज तो पहला ही प्लान करन ताकि उन्होंने अगे जाके प्रॉब्लम ना आए। दैन वी कम टूवर्ड्स दी नॉन मॉडिफाइबल बट ट्रीटेबल फैक्टर्स। सो उहदे विच जिहड़ा सब तो पहला फैक्टर हैगा वो हैगा डायबिटीज़। जे कोई फीमेल नूं प्रेगनेंसी तो पहला ही जे शुगर या डायबिटीज़ है तो उसनूं सानू दवाइयां मैडिसन्स डाइट और एक्सरसाइज दे नाल कंट्रोल करना चाहिए है और उन्होंने फिर अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए है। कई बारी कई पेशेंट्स नूं प्रेगनेंसी दे दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, वो सानू शुरू दे विच ही पेशेंट दा ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए है एंड सानू उहदी जिहड़ी शुगर है वो दवाइयां दे नाल कंट्रोल करनी चाहिए है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी विच बच्चे नूं प्रॉब्लम कोई डिफेक्ट्स हो सकते ने या जिहड़ा कि कई बारी अगे जाके बच्चों की इंट्राफीटल डेथ हो जाती है। सो वी शुड ऑलवेज कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल ऑफ द प्रेगनेंट लेडी। सो सेकेंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैगा थायराइड।
थायरॉयड जे डिरेंज्ड है तो सानू उन्होंने फीमेल्स का थायरॉयड एक टैबलेट दे के कंट्रोल करना चाहिए है और फिर प्रैगनेंसी प्लान करनी चाहिए है। आजकल हर प्रैगनेंट लेडी का असी फर्स्ट मंथ दे विच ही एक थायरॉयड का टेस्ट करते हैं एंड जे उन्होंने कुछ थायरॉयड की प्रॉब्लम है तो उन्होंने थायरॉयड की दवाई शुरू की जाती है। तीसरा है हाइपरटेंशन। जे पेशेंट नू प्रैगनेंसी तो पहला ही बीपी हाई बीपी है तो या प्रैगनेंसी दे हुंदियां हाई बीपी हो जाता है तो सानू दवाई दे नाल कंट्रोल करना चाहिए है, बिकॉज हाइपरटेंशन नाल बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है या कई बारी पेशेंट नू प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया होने का प्रैगनेंसी विच डर रहता है। Then the fourth factor which leads to recurrent early miscarriages is the luteal phase defect। इस दे विच की हुंदा है कि फीमेल्स जिन्होंने हार्मोनल प्रॉब्लम होंदी है, जिन्हों के पीरियड्स इरेगुलर होंदे ने, उन्हां दे विच जिहड़ा कि एक प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो बच्चे की ग्रोथ वास्ते जिहड़ा कि चाहिदा हुंदा है बॉडी दे विच वो डेफिशेंट होता है और एज अ रिज़ल्ट कि बच्चे नू सही खुराक नहीं मिलती और प्रैगनेंसी जिहड़ी है वो मिसकैरेज हो जाती है। सो सानू इन्हां पेशेंट्स नू पहलां ही आइडेंटिफाई करना चाहिए है और जिद्दां ही प्रैगनेंट होण सानू उन्हां नू एक्सटर्नली प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए है। And then we come to the fifth factor which is the uterine factor। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ जमांदरू या कंजेनिटली जिहड़ी कि यूट्रस की शेप है वो सही नहीं हुंदी। कई बारी कई फीमेल्स दे एक पतली जी जिवें एक असीं कह दिंदे आ झल्ली हुंदी है यूट्रस दे विच जिहड़ी कि यूट्रस की स्पेस नू घटा दिंदी है और बच्चे नू पूरी जगह नहीं मिलती ग्रो करन दी और द प्रैगनेंसी एंड्स अप इन एन अबॉर्शन। और इनू असीं सैप्टम कहने आ। ये जिहड़ा है नीचों की दूरबीन दे राही इनू असी रिसैक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी करेक्टेड विद सर्जिकली एंड इस तो बाद यूट्रस की शेप बिल्कुल ठीक हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दैन बाद दे विच नैचुरली कंसीव कर जाते हैं। और कई पेशेंट्स की देखा जाता है कि जिहड़ी यूट्रस है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होंदी है। एज अ रिजल्ट बच्चे ली ग्रोथ बच्चे की ग्रोथ ली जगह घट होंदी है। इदां दे कई पेशेंट्स नैचुरली कंसीव कर जाते, कईयां नूं थोड़ी असिस्टेंस की जरूरत पैंदी है जिवें IUI। बट इन्हां प्रैगनेंसी दे विच सानूं बड़ी इंटेंस मॉनिटरिंग करनी पैंदी है क्योंकि थोड़ा टाइम तो पहला बच्चा होने का खतरा रहिंदा है। दैन एक जिहड़ा कि कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन यूट्रस दी है जिन्होंने असीं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस कहने उहदे विच जिहड़ा है कि अद्धा यूट्रस ही बनिया हुंदा है। सो द कैपेसिटी ऑफ द यूट्रस इज़ हाफ दैन दी नॉर्मल एंड इन्हां केसिस विच भी पेशेंट्स प्रैगनेंट तो हो जाते हैं बट दे एंड अप इन अबॉर्शनस। और इन्हां दे विच भी सानूं व्हेनेवर दे कंसीव सानूं एक इंटेंस मॉनिटरिंग की ज़रूरत पैंदी है। So then we come to the next factor which is the genetic reasons। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬੋਲੇ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਪੈਟਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Then the seventh non-modifiable factors are the bleeding disorders ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਈ important ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ APLA which leads to recurrent pregnancy loss and other is the thrombophilia। इन्हां दे विच सानूं फिर पेशेंट दे बैटरी ऑफ टेस्ट करके देखना पैंदा है कि कित्थे डेफिशिएंसी हैगी है एंड उस डेफिशिएंसी नूं असीं मेडिसिनस और इंजैक्शनस दे राही पेशेंट नूं सप्लीमेंट करदे हां और ये जिहड़ियां दवाइयां और टीके थ्रू आउट प्रैगनेंसी चलदे ने एंड अच्छा आउटकम मिल जाता है। बड़े पॉजिटिव रिजल्ट सानूं इहदे विच मिलते हैगे है।
ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਔਰ ਨਾਟ। Then the eighth factor which leads to the recurrent pregnancy loss is the immunological factor। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇਹ ਫੀਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨੋਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਫੀਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ करे एंड प्रैगनेंसी जी है वो फुल टर्म तक जा सके। सो मेरी एक कपल्स या वो फीमेल्स जिन्होंने इस तरह की प्रॉब्लम या इदा के इशू रहे होन उन्होंने अगे उन्होंने मैं यही सलाह देवांगी कि वो निराश ना होन, डिसहार्टन ना होन, और वो इस चीज़ का ट्रीटमेंट है। एंड असी काफ़ी मरीज़ इदा के जिन्होंने मिसकैरेजेस होए हैं या अबॉर्शनस होए हैं उन्होंने असी सक्सैसफुली ट्रीट करके फुल 9 मंथ्स की प्रैगनेंसी ते पहुँचाया और हेल्दी बेबीज़ डिलीवर किए ने। सो जिस किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, मेरी एडवाइस है कोई अच्छे हॉस्पिटल या किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लैन ताकि उन्होंने फर्दर प्रैगनेंसी दे विच ये प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।